शालीमार बाग से भाजपा विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम उत्पादन और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत ने 443 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिनमें से 396 पिछले 10 वर्ष में प्रक्षेपित किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया। और क्रिकेट में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने कराची में पाकिस्तान को 321 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। नई दिल्ली में आज शाम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की गई। हाल ही में विधानसभा चुनाव में श्रीमती रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से जीत दर्ज की थी। उन्होंने 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से राजनीतिक यात्रा शुरू की। श्रीमती गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी बनी। श्रीमती गुप्ता दिल्ली में भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव भी रह चुकी हैं। और अब बात करते हैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता भूपेंद्र से। जी भूपेंद्र, मुख्यमंत्री का नाम सामने जो आया है, उसके बाद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच क्या प्रतिक्रिया है? जी लवलीन, 8 फरवरी को नतीजे आने के बाद से ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और आज जो है ये जितने भी कयास लगाए जा रहे थे ये थम गए और मुख्यमंत्री के तौर पे रेखा गुप्ता को चुना गया है। और नाम का खुलासा होते ही दिल्ली भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल फैल गया, ढोल नगाड़े बजाए जाने लगे और कार्यकर्ता आपस में मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। और दिल्ली विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ की विधायक दल के साथ हुई बैठक के बाद रेखा गुप्ता के नाम पर ये आखिरी मुहर लगी और रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। और अब से थोड़ी ही देर में रेखा गुप्ता राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से राजभवन राजनिवास में जाकर मिलेंगी और भाजपा की सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। जी भूपेंद्र, अब दिल्ली के विकास को लेकर नए मुख्यमंत्री का नाम ऐलान हो चुका है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या योजनाएं रहेंगी? जी, अगर प्राथमिकताएं और योजनाओं की बात करें तो बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया था जिसमें कई तरह की घोषणाएं की गई थी, जैसे महिलाओं को 2,500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाने का वादा था। इसके अलावा 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर हर गरीब परिवार की महिला को मिले, ये वादा किया गया था। और ये भी तय किया गया था कि जो है पहली जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हेल्थ स्कीम है, उसको जो है कि दिल्ली में लागू किया जाएगा। और इसके अलावा 10 लाख तक का जो मुफ्त इलाज सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिले, ये भी इसके लिए भी काम किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी वादा किया गया था कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर जो भी मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं चलती रहेंगी और इन योजनाओं को और भी अधिक प्रभावी ढंग से जो है लागू किया जाएगा। जी लवलीन, धन्यवाद भूपेंद्र इस जानकारी के लिए। राजधानी के रामलीला मैदान में कल दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में नई सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल विधायक भी शपथ लेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मनोनीत मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को उनके पद की शपथ दिलाएंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ भाजपा और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री को भी इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने कल मार्ग परिवर्तन को लेकर परामर्श जारी किया है। यातायात परामर्श के अनुसार शहर के बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ से दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक, अरुण आसफ अली मार्ग, मिंटो रोड, कमला मार्केट से हमदर्द चौक मार्ग पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा सुभाष पार्क, टी पॉइंट, राजघाट, दिल्ली गेट, आईटीओ, अजमेरी गेट, रंजीत सिंह फ्लाईओवर और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, लालबत्ती की ओर जाने वाले मार्गों पर भी यातायात परिवर्तित रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है।
श्री ज्ञानेश कुमार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने श्री राजीव कुमार का स्थान लिया है। श्री ज्ञानेश ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है। केरल कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री ज्ञानेश ने संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में काम किया है। भारत का राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन उन्नत परिधानों के उत्पादन के साथ कपड़ा उद्योगों में क्रांति के लिए तैयार है। ये परिधान टिकाऊ और आग प्रतिरोधी है। हरियाणा के भिवानी में आज वस्त्र और विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान में राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन में मिशन निदेशक अशोक मल्होत्रा ने कहा कि नवीन सामग्रियों का जल्द ही बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाएगा। इकोसिस्टम एक बनना चाहिए जिसके अंदर पहले तो ट्रेंड इंजीनियर मिलने चाहिए टेक्निकल टेक्सटाइल में, फिर आपको वर्कर भी ट्रेंड मिलना चाहिए, मशीनरी भी बननी चाहिए इंडिया में, और फिर रिसर्च होनी चाहिए जिसमें हम अपने प्रोसेस को खुद डेवलप करें। तो ये सारा करने के लिए भारत में गवर्नमेंट ने 1480 करोड़ का बजट रखा हुआ है। रिजर्व बैंक ने आरबीआई डेटा नाम से एक मोबाइल ऐप शुरू किया है जो लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापक आर्थिक और वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराएगा। बैंक ने एक बयान में कहा कि यह ऐप भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक डेटा की 11,000 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाएं उपलब्ध कराएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और अर्जेंटीना ने आज लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा आज नई दिल्ली में अर्जेंटीना देश में कैटामार्का के गवर्नर राउल एलेजांद्रो जलील के साथ आयोजित बैठक के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर हुए। बैठक के दौरान खनन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए विशेष रूप से लिथियम अन्वेषण और निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई। केंद्र ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत आज बिहार, हरियाणा और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान जारी किए। बिहार को 821 करोड़ रुपए से अधिक की अप्रयुक्त अनुदान की दूसरी किस्त और लगभग 48 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त अनुदान की पहली किस्त का रोका हुआ हिस्सा मिला है। हरियाणा में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 202 करोड़ रुपए से अधिक अनुदान की दूसरी किस्त और 7.5 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की पहली किस्त को रोका हुआ हिस्सा मिलेगा। सिक्किम को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 6 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की दूसरी किस्त प्राप्त हुई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने ग्रामीण नागरिकों के जीवन को अधिक आरामदायक बनाने के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं ने देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत संगठन को अपने समर्थन के साथ ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाएगा। मैं आरडीओ को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक समर्पण को दर्शाता है। परिवर्तनकारी समाधान तलाशने और मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने के प्रति आरडीओ की प्रतिबद्धता, एकता और प्रगति के लिए दक्षिण दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग की भावना का प्रमाण है जो आरडीओ को परिभाषित करता है और जो भारत के लिए भी एक मंत्र है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व और अग्रणी नवाचारों की पेशकश करके वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि स्पेस डॉकिंग प्रयोग भारत की तकनीकी प्रगति का प्रमाण है जो गगनयान, चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सहित भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने 443 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, जिनमें से 396 को पिछले 10 वर्ष में प्रक्षेपित किया गया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सरकार राज्य को $350 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने पिछली बजट घोषणाओं में से 73% को पूरा कर लिया है। राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहला हरित बजट पेश करते हुए उन्होंने आगामी वर्ष में 1.25 लाख सरकारी पदों और 1.5 लाख निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए भर्ती की घोषणा की। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ भारतीय संस्कृति का गौरव है और उनकी सरकार महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के बारे में निराधार दावे और भ्रामक वीडियो फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की भूमिका विनम्र सुविधा प्रदाता की है और अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए वो समर्पित है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ से इस साल 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट। महाकुंभ के कारण केवल प्रयागराज ही नहीं बल्कि 150 किलोमीटर के दायरे में स्थित शहरों और कस्बों में भी व्यापार में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा अयोध्या, वाराणसी और अन्य धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की वृद्धि हुई है, जिससे वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। कैट के महासचिव और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ये आयोजन आस्था और अर्थव्यवस्था के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। श्री खंडेलवाल ने बताया कि शुरुआती अनुमान के अनुसार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने और 2 लाख करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना थी। उन्होंने कहा कि देश भर में इस आयोजन को लेकर अभूतपूर्व उत्साह के कारण अब 60 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिससे कुल व्यापार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। महाकुंभ के दौरान कई व्यापारिक क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई। इसमें प्रमुख रूप से पर्यटन, होटल तथा आवास सेवाएं, खाद्य एवं पेय उद्योग, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं और एआई आधारित सेवाएं शामिल हैं। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार प्रयागराज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के खिलाफ अपना अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाया। श्री ट्रंप ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए ज़ेलेंस्की को दोषी ठहराया और उन्हें एक बेहद अक्षम नेता और खराब वार्ताकार बताया। कराची में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने वर्तमान चैंपियन पाकिस्तान को 321 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में पाकिस्तान ने ताज़ा समाचार मिलने तक 27 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। भारत कल बांग्लादेश से खेलेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है के अंतर्गत पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे आकाशवाणी एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शालीमार बाग से भाजपा विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम उत्पादन और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत ने 433 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिनमें से 396 पिछले 10 वर्ष में प्रक्षेपित किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया। और क्रिकेट में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने कराची में पाकिस्तान को 321 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।